सामान्य हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए 10, यूरोपियन के लिए 3 और सिखों के लिए 1। अब देखो ये बड़ा भेदभाव पे आधारित था, क्योंकि मुस्लिम लोगों के लिए पद हिंदुओं के पदों की तुलना में आधे फिक्स कर दिए, जबकि उनकी जनसंख्या हिंदुओं की 1/5 से ज़्यादा नहीं थी, यानी आधा प्रतिनिधित्व दे दिया एक तरीके से, 50% पद दे दिए इनको, हिंदुओं की तुलना में 50% दे दिए। तो ये भेदभाव पे आधारित था, तो इसलिए इस एक्ट का विरोध भी किया गया। आलोचना यदि अपन लिखते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जो प्रतिनिधित्व था वो भेदभाव आधारित प्रतिनिधित्व था। अब उसके बाद में आती है केंद्रीय विधानमंडल। 145 लोग थे, 41 मनोनीत थे, 104 निर्वाचित थे, उसमें से सामान्य हिंदू कितने थे? 52। अब देखो, अब चुनाव प्रणाली कैसी शुरू की गई? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इससे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। हालांकि मताधिकार सीमित था, क्योंकि इसके लिए जो पैरामीटर्स तय किए गए थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, इसलिए ज़्यादातर जनता इससे बाहर हो गई। विधानमंडल के सदस्यों को अधिकार दिए गए। देखो यहाँ पे महिलाओं को मताधिकार नहीं है, जो प्रांतीय परिषद है उसमें दिया गया। तो विधानमंडल के सदस्यों को अधिकार दिए गए, बजट पर आंशिक मतदान कर सकते हो, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हो, स्थगन प्रस्ताव ला सकते हो। उसके बाद नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया। नरेंद्र मंडल का प्रावधान किस एक्ट में था? 1919 में। बना कब? 8 फरवरी 1921। अध्यक्ष कौन होता था? वायसराय। और इसका प्रथम चांसलर बना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। 2 रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, मैसूर और हैदराबाद। क्यों शामिल नहीं हुई? क्योंकि इनकी सदस्यता कोई बाध्यकारी नहीं थी। पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया और उसमें शामिल कर लिए सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन। 1909 के अधिनियम में मुस्लिम थे और 1935 में दलित या हरिजन शामिल कर लिए गए। अब देखो प्रांतीय सरकार में क्या परिवर्तन होता है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, विषयों को 2 भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल कार्यकारी पार्षदों की सहायता से चलाता था। कार्यकारी पार्षदों को मनोनीत कौन करता था? गवर्नर जनरल। और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से चलाता था और इन मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था निर्वाचित सदस्यों में से। आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार था, लेकिन हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप का अधिकार बहुत कम था। इसमें आरक्षित विषय कुछ थे, वो अपन ने लिख रखे हैं, ऐसे ही हस्तांतरित थे। अब देखो विधान परिषदों में क्या परिवर्तन किया गया कि विधान परिषदों में भी जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें 70% सदस्य कैसे होंगे? निर्वाचित। क्योंकि 1909 वाले में अपन ने आलोचना देखी है कि उसमें क्या था कि जो प्रांतों से जो सदस्य होते थे उनमें भी जो गैर सरकारी सदस्य होते थे वायसराय द्वारा मनोनीत सदस्यों का बहुमत था, जबकि इसमें क्या कर दिया कि 70% सदस्य निर्वाचित होंगे। और पहली बार महिलाओं को प्रांतीय परिषदों के लिए मताधिकार दिया गया और पहला प्रांत कौन सा बना महिलाओं को मताधिकार देता है? मद्रास। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, बाद में 1926 में किया भी गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया। देखो यहाँ पे ओनली लोक सेवा आयोग है। 1935 में आएगा संघ लोक सेवा आयोग। 1935 में क्या आएगा? संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ ओनली लोक सेवा आयोग है। कई बार लोग गलत करके आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है लोक सेवा आयोग और आंसर अपन करके आ जाते हैं 1935। फिर चैलेंज करते हैं कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और कैसे भी इसको सही करा के लाऊंगा। फिर फेसबुक पे पोस्ट डालेगा, भाइयों मेरे पास इसके प्रूफ हैं, जल्दी से जल्दी सब आ जाओ यूनिवर्सिटी के अंदर, अपन कोर्ट में एक पिटीशन लगा रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर बैठने की गारंटी मैं देता हूँ। अब देखो इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित कर दिया गया। और अंतिम प्रावधान इसमें क्या था कि प्रति 10 वर्ष बाद एक समीक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसा पहला आयोग बना साइमन कमीशन। उसके बाद अपन देखते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। रुको, 2 लाइन छोड़ना, इससे पहले 2 शब्द लिखने हैं। इसमें लिखूं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 के अधिनियम का समर्थन किया।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 के अधिनियम का समर्थन किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 के अधिनियम का समर्थन किया। इसमें देखो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, तो लिखो तिलक, तिलक लगा के आगे लिखो, तिलक ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद, निराशाजनक, असंतोषप्रद, निराशाजनक तथा बिना सूरज का सवेरा कहा, तथा बिना सूरज का सवेरा कहा। बिना सूरज का सवेरा कहा। अब देखो इस एक्ट का महत्व क्या था, सीमाएं क्या हैं, द्वैध शासन अपने प्रांतों में पड़ा है, तो प्रांतों में द्वैध शासन के दोष क्या थे, इसको मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन वो बाद में अपन जब पीपीटी के थ्रू कई चीज़ों को देखेंगे उसमें देख लेंगे। अब देखते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत भी 3 जगह परिवर्तन होंगे। गृह सरकार में परिवर्तन, केंद्र में परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन होगा प्रांतों में परिवर्तन। प्रांतों में परिवर्तन, ये 3 चीज अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे गृह सरकार में परिवर्तन। गृह सरकार में परिवर्तन 1919 के अधिनियम में भारत परिषद में कितने सदस्य तय कर दिए थे? 8 से 12। इसके तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 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 अब बात फिर एक परामर्शदात्री समिति बनाते हैं, उसके बाद में केवल परामर्श देगी। 3 से लेकर 6 सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति बनेगी और उसकी सलाह को मानना भारत सचिव के लिए कोई बाध्यकारी नहीं था। तो भारत सचिव की सलाह के लिए 3 से 6 सदस्यीय परामर्शदात्री समिति बनाई गई। भारत सचिव की को सलाह देने के लिए, भारत सचिव को सलाह देने के लिए 3 से 6 सदस्यीय परामर्शदात्री समिति बनाई गई। परामर्शदात्री समिति बनाई गई। अब जब नाम ही परामर्शदात्री है तो इसकी सलाह मानना बाध्यकारी नहीं था। दूसरा, वायसराय को हाई कमिश्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया। वापस इस एक्ट में लिखा, वायसराय को हाई कमिश्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया। वायसराय को हाई कमिश्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया। हाई कमिश्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया। हाई कमिश्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया। अब देखो एक शब्द तो आता है राजदूत, एम्बेसडर बोलते हैं, और एक होता है उच्चायुक्त। इनमें अंतर क्या होता है पहले भी आप लोगों को बताया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर और उच्चायुक्त इसको बोलते हैं हाई कमिश्नर। तो देखो पूरे जहाँ जहाँ ब्रिटेन का अधिकार रहा ऐसे देशों को बोला गया राष्ट्रमंडल। क्या बोला गया? राष्ट्रमंडल। तो जिन देशों में जो ब्रिटेन के अधिकार में थे, एक राष्ट्रमंडल संगठन है 1927 में बना था जिसको अपन कहते हैं कॉमनवेल्थ।
तो कॉमनवेल्थ में शामिल देशों में से यदि कोई व्यक्ति नियुक्त होता है तो वहाँ क्या बोला जाता है, उसको हाई कमिश्नर। और उसके अलावा यदि नियुक्त होते हैं तो उसको बोला जाता है राजदूत। जैसे आज पाकिस्तान में जब नियुक्त होगा तो क्या बोला जाएगा उसको, उच्चायुक्त। इंग्लैंड में नियुक्त होगा तो उच्चायुक्त। लेकिन जो देश कभी राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं है तो वहाँ क्या बोला जाएगा, राजदूत। तो लेकिन वो तो छोड़ो, वो इसमें काम नहीं है। तो गृह सरकार में 2 परिवर्तन हुए, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को सलाह देने के लिए 3 से 6 सदस्यीय एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, वायसराय को हाई कमिश्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। तीसरा लिखो, केंद्र सरकार में परिवर्तन। केंद्र सरकार में परिवर्तन। केंद्र सरकार में परिवर्तन। केंद्र सरकार में परिवर्तन। अब देखो, केंद्र सरकार के अंदर सबसे पहला चेंज होता है, विषयों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। इसमें पहला लिखो, इसमें बना के विषयों का वर्गीकरण। विषयों का वर्गीकरण 3 भागों में। 1919 में कितने भागों में किया था, 2 में। विषयों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। वर्तमान में जो है, एक तो संघ सूची। संघ सूची पे अधिकार किसका होता है, केंद्र का। दूसरा इसमें बनाएगी राज्य सूची, दूसरी राज्य सूची। और तीसरी बनाएगी इसमें समवर्ती सूची। तो देखो, अपना जो वर्तमान संविधान है उसका आधार ज्यादातर 1935 का अधिनियम है, समवर्ती सूची। अब देखो, इसमें विषय रखे गए 59, इसमें रखे गए 54 और इसमें रखे गए 36 विषय। 59 विषय, 54 और 36। पिछली बार जो पीटीआई का एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पूछा गया था। समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे, 36 विषय। तो 59 विषय, 54 विषय और 36 विषय। तो विषयों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे किसका अधिकार होता है, दोनों का। दोनों का अधिकार, दोनों का अधिकार, लेकिन वरीयता केंद्र को। दोनों का अधिकार, वरीयता केंद्र को। कोई विषय बता सकते हो आप 2-3 ऐसे, वरीयता केंद्र को। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा जैसे सबसे प्रमुख विषय है शिक्षा। तो विषयों को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा परिवर्तन इसमें किया गया, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। ये प्रश्न भी पूछते हैं, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अभी तक देखो, भारत अनेक भागों में बटा हुआ था। लगभग 550 तो क्या थी, देसी रियासतें थी, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत थे जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाना चाहते हैं, पूरे भारत को जोड़ के एक भारत हम बनाना चाहते हैं। और ऐसा संघ, उसमें कौन कौन होंगे, ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 चीफ कमिश्नर होंगे और सारी देसी रियासतें होंगी। ये इसमें प्रावधान किया गया। तो पहली बार अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस एक्ट में किया गया, 1935 के एक्ट के अंदर। तो इसमें लिखो, पहली बार अखिल भारतीय संघ का उल्लेख इस अधिनियम के तहत किया गया। पहली बार एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है। एक तो ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत कितने थे,
11, एक 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, एक राजस्थान में भी था उनमें, अजमेर मेरवाड़ा, एक 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें, तो 1935 के अधिनियम के तहत पहली बार एक अखिल भारतीय संघ का वर्णन किया गया, प्रावधान किया गया, और यह संघ ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और देसी रियासतों को मिलाकर बनना था। लेकिन 2 शर्तें रख दी इसमें, और ऐसी शर्तें रख दी कि यह संघ अस्तित्व में आ ही नहीं सकता था। अब शर्तें कौन कौन सी की, देखो अपन इस विधानमंडल का प्रारूप समझेंगे तब उसमें आएगा 104 मनोनीत सदस्य फिक्स किए गए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे उसमें 104 में से ये फिक्स कर दिया कि जो भी रियासत शामिल होंगी, देसी रियासत, तो जो भी देसी रियासत शामिल होंगी ऐसी रियासतों की कम से कम 52 सीट होनी चाहिए। यदि वो भारत में मिल रही हैं तो कम से कम ऐसी रियासतें वो होनी चाहिए जो जिनसे 52 सीट पूरी हो जाए। कम से कम कितनी हो जाए? 52 सीट। समझ गए कि भाई 104 नियुक्त होने थे संघीय विधानमंडल में प्रांतों से प्रतिनिधि, तो 104 में से इन्होंने कहा यदि ये संघ बनाना है तो कम से कम 52 रियासतें शामिल हो जानी चाहिए, 52 सीटों वाले, क्योंकि इनको पता था कि ये देसी रियासतें शामिल नहीं होंगी इस संघ में, क्योंकि वो भारत के साथ क्यों मिलना चाहेंगी, क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो इनको पता था कि ये शामिल नहीं होंगी। तो ये कहा 104 में से कम 52 सदस्य वाली जब देसी रियासतें आ जाएंगी, पहली बात तो ये, यानी 50% सीटों वाली देसी रियासतें आ जानी चाहिए। अब इनको ये लगा हो सकता है कहीं छोटी छोटी रियासतें आके 52 जोड़ तो ले, तो फिर दूसरा प्रावधान इन्होंने ये कर दिया कि 52 सीट ही नहीं आनी चाहिए, 50% सीट ही नहीं आनी चाहिए। जो रियासतें आए उनकी जनसंख्या सभी रियासतों की 50% जनसंख्या भी होनी चाहिए। जैसे सभी रियासतों की जनसंख्या थी 20 करोड़, मान लो 20 करोड़ थी, तो इसमें कहा कि आपकी जो ये 52 आ रही हैं, इन 52 की हम ये भी देखेंगे कि सारी रियासतों की जनसंख्या का 50% भी ये प्रतिनिधित्व कर रही है या नहीं, यानी सीटों का भी 50% शामिल होना चाहिए और जनसंख्या का भी 50% शामिल होना चाहिए। यानी देसी रियासतों को जितनी सीट दी गई थी उनका 50% का भी प्रतिनिधित्व करती हों और 50% जनसंख्या का भी प्रतिनिधित्व करती हों, तब ऐसी रियासतें आ गई तो ये संघ बनेगा, और ये रियासतें नहीं आती हैं तो ये संघ अस्तित्व में नहीं आएगा। इसलिए ये रियासतें आई नहीं और ये अखिल भारतीय संघ बना नहीं, वरना तो 1935 में भारत का एकीकरण हो जाता। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतने प्रयास करने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर भारत का विभाजन भी उसके बाद इसी प्रोसेस को लेके होता है, क्योंकि आगे जो भी प्रोविज़न किए गए उसमें ये कहा गया हमेशा देसी रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती हैं, अपना खुद का संविधान भी बना सकती हैं, बाद में ये भी विकल्प दे दिया पाकिस्तान के साथ भी आप जा सकते हो। तो ऐसा तोड़ने का काम किया वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने प्रयास करके भारत को जोड़ लिया, वरना हम भी छोटे छोटे क्षेत्र के होते। अपन आते सब लगभग इधर आमेर वाले हिस्से में आते अपन, और मैं पढ़ा रहा हूँ तब मुझे केवल अनुमति होती आमेर का इतिहास पढ़ाने की। दूसरा यदि मैं पढ़ा देता तो हो सकता है नारगढ़ के किले में कहीं फांसी वांसी पे लटका दिया जाता। हाँ, तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, और ऐसा संघ में कौन कौन शामिल होने थे? ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत। शर्तें जो थी उनको रहने दो, इसमें ये लिख लो, हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। इसमें लिख लो, यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। चलो इसमें शर्तें भी लिख लो, पता तो रहे क्यों नहीं आया। तो शर्तें लिखो। तो पहली शर्त आगे अपन पढ़ाएंगे, जैसे 1919 के एक्ट में अपन ने पढ़ा है, द्विसदनीय मंडल थे, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानमंडल। इन्होंने कहा कि जो राज्य परिषद है, लिखो, राज्य परिषद में कम से कम आधी सीटों वाली, राज्य परिषद में कम से कम आधे सीटों, तो आधे सीटों में ब्रैकेट में लिख लेना 52 सीट। अभी आगे अपन नेक्स्ट देखेंगे उसमें। तो राज्य परिषद में कम से कम आधे सीटों वाली
आधे सीटों वाली रियासत सम्मिलित हो जाएं। राज्य परिषद में कम से कम आधे सीटों वाली रियासतें शामिल हो जाएं। और दूसरी शर्त लिखो, शामिल होने वाली रियासतों की कुल जनसंख्या, शामिल होने वाली रियासतों की कुल जनसंख्या सभी रियासतों की, शामिल होने वाली रियासतों की कुल जनसंख्या सभी रियासतों की जनसंख्या का 50% होनी चाहिए। शामिल होने वाली रियासतों की जनसंख्या सभी रियासतों की जनसंख्या का कम से कम 50% होनी चाहिए। तो दो प्राविधान कर दिए कि सीटों का भी 50% आना चाहिए और जनसंख्या का भी 50% आना चाहिए, क्योंकि इनको लगा हो सकता है सीटों में तो ये गड़बड़ी कर ले और दबाव लगा कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको मिला ले, क्योंकि यदि 5-7 बड़ी रियासत भी मना कर देती तो ये संघ अस्तित्व में नहीं आता, क्योंकि जनसंख्या तो उनकी ज़्यादा थी भले ही उनके सीट कम हो। तो तीसरा परिवर्तन किया गया संघीय विधानमंडल में परिवर्तन। तीसरा किया गया संघीय विधानमंडल में परिवर्तन। संघ का मतलब केंद्र वाले में, संघीय विधानमंडल में परिवर्तन। संघीय विधानमंडल में परिवर्तन। तो केंद्र सरकार में परिवर्तन में अपन तीसरा पढ़ रहे हैं संघीय विधानमंडल में परिवर्तन। तो देखो इसमें भी द्विसदनीय बन गया था, 1919 के अधिनियम के तहत द्विसदनीय बन गया था। एक तो थी राज्य परिषद, राज्य परिषद, और दूसरा कौन सा था, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल। उन्नीस सौ 19 के अधिनियम में राज्य परिषद में कितने थे, 60, इस बार कर दिए 260, कितने कर दिए 260, और केंद्रीय विधानमंडल में उसमें कितने थे 145, इसमें कर दिए 375, 375। अब इन 260 में भी वर्गीकरण कर दिया, 156 तो कर दिए निर्वाचित, 156 निर्वाचित, और 104 मनोनीत, 104 मनोनीत। अब देखो जो 104 जो मनोनीत होने थे वो होने थे देशी रियासतों से। तो ये मनोनीत कहां से होने थे, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। तो आप देखो ये कितना परसेंट हो गए, लगभग 40% सीट हो गई है। कितनी सीट हो गई, 40% सीट दे दी किसको, देशी रियासतों को, और इनका आधा कितना होता है 52 सीट। तो उसमें कर दिया था संघ कब अस्तित्व में आ सकता है, जब कुल सीटों का कम से कम 52 सीट वाली रियासतें शामिल हो जाएं। अब जो निर्वाचित होते थे उनमें क्या होते थे, 6 लोग मनोनीत होते थे, बाकी निर्वाचित होते थे। 6 मनोनीत, 6 मनोनीत होते थे और 150 निर्वाचित होते थे इनमें। अब बात ये आती है फिर ये 150 कहाँ से निर्वाचित होंगे, भाई 104 तो आ गए देशी रियासतों से, अब ये 150 कहाँ से आने हैं, ब्रिटिश प्रांतों से। 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। तो 156 जो लोग थे और 6 मनोनीत थे, ये गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। देखो आज भी जैसे राष्ट्रपति को मनोनीत करने के लिए अधिकार देते हैं, वो सारे अपने यहाँ से सीखे हैं, सारा जो प्रारूप चल रहा है लगभग उन्हीं से चल रहा है। तो 260 राज्य परिषद में 1919 में कितने थे 60, इस बार 200 बढ़ा दिए, 156 निर्वाचित कर दिए और 104 मनोनीत।
मनोनीत कहाँ से होके आते थे? देसी रियासतों से। और 40% सीट दे दी गई। और यदि अपन देसी रियासतों की यदि उस समय देखते तो पूरे भारत की उस समय जनसंख्या उनकी होती थी 24%, और प्रतिनिधित्व कितना दिया गया? 40%। तो यहाँ पे भी प्रतिनिधित्व कैसा था? भेदभाव आधारित। और 156 में 150 निर्वाचित होते थे, 6 मनोनीत होते थे। और 150 कहाँ से आते थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 6 गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। अब बात आती है केंद्रीय विधानमंडल से। तो यहाँ पे भी दो तरीके से हुए, एक होते थे निर्वाचित और दूसरे थे मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित किए इन्होंने 250, निर्वाचित 250 और मनोनीत फिक्स किए 125। 125। तो यहां पे कितने दे दिए देसी रियासतों को? 33%। यहां कितना परसेंट दिया? 33%। और ये कहां से आते थे? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। और ये निर्वाचित होते थे ये ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से। तो देखो, केंद्र में 2 सदन थे, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानमंडल। राज्य परिषद में कितने कर दिए? 260। और केंद्रीय विधानमंडल में 375। 375 में निर्वाचित कितने थे? 250। और मनोनीत कितने होते थे? 125। और 250 लोग कहाँ से निर्वाचित होकर आते थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और मनोनीत कितने कहाँ से होकर आते थे? देसी रियासतों से। ऐसे ही राज्य परिषद होता था, वहाँ से 156 तो निर्वाचित थे, 104 मनोनीत थे। 156 में 150 निर्वाचित थे, 6 मनोनीत होकर आते थे, गवर्नर जनरल उनको मनोनीत करता था, और ये ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। 104 मनोनीत होते थे, देसी रियासत। इसको कहा गया उच्च सदन। वर्तमान में किसको कहते हैं उच्च सदन? राज्यसभा को। तो ये उच्च सदन। और इसको कहा गया उस समय निम्न सदन। इसको कहा गया निम्न सदन। 1919 में अपन ने देखा है राज्य परिषद का कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल उस समय 3 वर्ष होता था। इस एक्ट में उल्टा कर दिया, इसका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया और इसका कार्यकाल 5 वर्ष। तो कार्यकाल यहां लिख लो, राज्य परिषद कार्यकाल कितना किया गया इसका? 3 वर्ष। 3 वर्ष। और केंद्रीय विधानमंडल में कार्यकाल कितना किया गया? 5 वर्ष। अब जो उच्च सदन होता है उसके लोग डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं या इनडायरेक्ट? और कार्यकाल इनका रखा गया 5 वर्ष। अब देखो, तो ये क्या होने चाहिए? इनके चुनाव कैसे होने चाहिए? अप्रत्यक्ष। और इनके कैसे होने चाहिए? प्रत्यक्ष। लेकिन ये इस अधिनियम में ये बड़ा दोष था, उच्च सदन के लोग प्रत्यक्ष निर्वाचित कर दिए और निम्न सदन के लोग अप्रत्यक्ष कर दिए गए। तो ये बिल्कुल ही उल्टा अधिनियम चल रहा है। निर्वाचन कैसा होता था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सॉरी, प्रत्यक्ष इसका तो प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष तो उसका होगा। तो निर्वाचन कैसा था? प्रत्यक्ष निर्वाचन। और इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो वापस देखो, संघीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन किया गया? सबसे पहले सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सदस्यों की संख्या बढ़ा के 60 से कितनी कर दी? 260 कर दी गई। और ऐसे ही केंद्रीय विधानमंडल के अंदर 145 से कितनी कर दी गई? 375। 260 में से 156 निर्वाचित, 104 मनोनीत। मनोनीत देसी रियासतों से थे और जबकि निर्वाचित कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 375 में 125 मनोनीत थे, किसमें? केंद्रीय विधानमंडल में। अब देखो, इसमें राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष।
निर्वाचन कैसा था इनका? प्रत्यक्ष, जबकि होना कैसे चाहिए था? अप्रत्यक्ष। ऐसे ही केंद्रीय विधानमंडल का कार्यकाल कितना रखा गया? 5 वर्ष, और निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष। तो 3 चीज अपन केंद्र सरकार में अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला अपन ने पढ़ा था विषयों को 3 भागों में बांटा गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 59 विषय संघ के थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें, और संघीय विधानमंडल में परिवर्तन। अब चौथा बात आती है अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो चौथा लिखो, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। ये प्रश्न पूछा हुआ है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। अब देखो, जैसे संघ, अखिल भारतीय संघ का वर्णन था, क्योंकि यदि अखिल भारतीय संघ वास्तव में बन जाता तो एक पूरे भारत की न्यायालय की भी जरूरत होती। तो इस एक्ट के तहत पहली बार एक संघीय न्यायालय का वर्णन किया गया। तो पहली बार संघीय न्यायालय का वर्णन, संघीय न्यायालय का प्रावधान। अब सीधे प्रश्न पूछते हैं, संघीय न्यायालय का प्रावधान कब किया गया? संघीय न्यायालय का प्रावधान। दूसरा प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के। और ये कैसा था? संघीय न्यायालय, यानी पूरे भारत का न्यायालय। जबकि अपन यदि उस सर्वोच्च न्यायालय यदि उसको देखते हैं तो उसका क्षेत्राधिकार तो 84 में केवल कलकत्ता नगर तक सीमित कर दिया गया। तो संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। तो इसमें लिखो, इस एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। अब देखो, इसकी स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1937 में, अक्टूबर 1937। सदस्य कितने थे? एक अध्यक्ष, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश, प्लस 6 अन्य न्यायाधीश। क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ था? जहाँ जहाँ अखिल भारतीय संघ बनना था वे सब चीज़ें थी। यानी अखिल भारतीय संघ में कौन कौन आ रहे थे? ब्रिटिश प्रांत, हाँ, तो ब्रिटिश प्रांत ये 11 थे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और सभी देसी रियासतें, सभी देसी रियासतें। तो एक अखिल भारतीय संघ में जो शामिल थे वहाँ तक इसका क्षेत्राधिकार था, क्योंकि यह भी संघीय न्यायालय था। तो 1935 के अधिनियम में इसका उल्लेख था, संघीय न्यायालय का। स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1937 में। सदस्य कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य जज होते थे, और क्षेत्राधिकार ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और सभी देसी रियासतें। अब लिखो आगे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसका कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसका था गवायर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके थे मॉरिस गवायर। मॉरिस गवायर, मॉरिस गवायर प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, मॉरिस गवायर। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था पहला? एलिजा इम्पे। आजकल पढ़ते तो इसका मतलब। हाँ, तो संघीय न्यायालय का प्रावधान। स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1937। सदस्य कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। क्षेत्राधिकार, जो संघीय न्यायालय था उसका क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय संघ जितने क्षेत्र का बनना था वो सारे क्षेत्र इसमें शामिल होने थे। तो 5 परिवर्तन अभी तक अपन पढ़ चुके हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत। पहला परिवर्तन किस में पड़ा? विषयों का वर्गीकरण।
विषयों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में। दूसरा परिवर्तन अखिल भारतीय संघ का। तीसरा संघीय विधानमंडल में परिवर्तन पड़ा है। और चौथा अवशिष्ट शक्ति पढ़ी अपन ने। और पांचवा अपन ने पढ़ा है संघीय न्यायालय का प्रावधान। अब देखो 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन कहाँ पे लागू हुआ था? प्रांतों में। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन का प्रारंभ, द्वैध शासन प्रारंभ। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया तथा विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित, तथा विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत कर दिया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। प्रांतों में भी यही किया था, 2 तरह के विषय बनाए थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब देखो इसमें कौन कौन से विषय थे? 4 मुख्य रूप से विषय थे, बाकी सारे हस्तांतरित विषय कर दिए गए थे। 4 ही मुख्य रूप से थे। एक तो आदिवासी मामले, आदिवासी मामले, धार्मिक मामले, आदिवासी मामले, धार्मिक मामले, विदेश नीति के अधिकार, आदिवासी मामले, धार्मिक मामले, विदेश नीति के मामले और रक्षा, और रक्षा। चौथे पे लिखो रक्षा। और हस्तांतरित में लिख लो शेष सभी विषय। तो केंद्र सूची के जितने विषय थे वो सब किस में आ गए? हस्तांतरित में। शेष विषय। तो आरक्षित विषय में मुख्य रूप से 4 ही थे, आदिवासी मामले, धार्मिक मामले, विदेश नीति के और रक्षा के। ये 4 किस में थे? आरक्षित विषय में। और हस्तांतरित विषय में थे शेष विषय। अब लिखो आरक्षित विषयों का प्रशासन, जैसे वहां पे आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन चलाता था? गवर्नर जनरल अपने द्वारा मनोनीत कार्यकारी पार्षदों की सहायता से। तो यहाँ पे लिखो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल कार्यकारी पार्षदों, यहाँ पे भी कार्यकारी पार्षदों की सहायता से चलाता था। लेकिन यहाँ लिमिट फिक्स कर दी थी कि आप अधिकतम 3 कार्यकारी पार्षद ले सकते हो। तो इसमें लिखो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल कार्यकारी पार्षदों के सहयोग से संचालित करता था, कार्यकारी पार्षदों के सहयोग से संचालित करता था। तो 3 अधिकतम कार्यकारी पार्षद नियुक्त कर सकता था। अब बात आती है हस्तांतरित विषयों की। तो यहाँ पे भी गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से प्रशासन चलाता था। यहाँ फिक्स कर दिए अधिकतम 10। तो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से संचालित करता था, गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से संचालित करता था। अब इसमें लिखो आरक्षित वाले में कार्यकारी पार्षदों की कार्यकारी पार्षदों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। प्रश्न आ जाए कार्यकारी पार्षदों को कौन मनोनीत करता था? गवर्नर जनरल।
जबकि मंत्री तो निर्वाचित होकर आते ही थे, मंत्री निर्वाचित होकर आते थे, भले ही वो प्रांतों से आए या फिर ब्रिटिश प्रांत से आए या फिर देसी रियासतों से आए। तो आरक्षित विषय देख लिए अपन ने, इस बार किस में लागू कर दिए, केंद्र के अंदर। अब इसके बाद में अपन देखते हैं केंद्र के अंदर क्या परिवर्तन करते हैं। अब बात आती है इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो, शक्तियों का विभाजन देख लिया, संघीय न्यायालय, पृथक निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति किसके लिए शुरू की गई इस एक्ट में, पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। तो इसमें लिखो, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन पद्धति, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन पद्धति के दायरे में दलितों या हरिजनों को भी लाया गया, दलितों हरिजनों को भी लाया गया, दलितों हरिजनों को भी लाया गया। तो ये तीनों जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है, वो तीनों आप एक जगह लिख लो ताकि पढ़ने में सुविधा रहे। 1909 में मुस्लिम, 1919 सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, और 1935 में हरिजन, दलितों को दे दिया गया। पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलितों तक कर दिया गया। अब उसके बाद में लिखो कुछ फैक्ट हैं जो गृह सरकार से, इनसे किसी से लेना देना नहीं है। जैसे एक आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान, और स्थापित कब हो गया था, 1935 में हो गया था। 1 अप्रैल 1935 है क्या, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। इस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना होगी। ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, संघ लोक सेवा आयोग। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछते हैं सीधे वन लाइनर में। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान, जिसको अपन यूपीएससी कहते हैं। अब देखो, ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया, ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया। ऐसे ही कुछ नए राज्य बनाए गए, जैसे सिंध राज्य नया बना, उड़ीसा राज्य बना, और एक बना उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। इनमें से 2 वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। तो नए प्रांत बनाए गए। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं, कितने राज्य हैं, 4 ही राज्य हैं। सिंध है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, पंजाब है और बलूचिस्तान है। तो आरबीआई की स्थापना की गई, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया, और ऐसे ही सिंध, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नए प्रांत बनाए गए। तो इस एक्ट के तहत मुख्य रूप से, और प्रश्न पूछते हैं सीधा इनसे डायरेक्ट उठा के, और लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस एक्ट में था, 1919। अभी तो पढ़ाई है, वहाँ ओनली लोक सेवा आयोग का प्रावधान था। 1926 में उसकी स्थापना हुई, फिर ली कमीशन की सिफारिश पे 1926 में होती है। तो संघ सरकार के अंदर केंद्र सरकार में परिवर्तन वापस देखो। विषयों को कितने भागों में बांटा, 3 विषयों में। 59 विषय संघ सूची में थे,
राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। सीधा प्रश्न पूछते हैं, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1935 में। अधिनियम में ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें शामिल होनी थी। तीसरा परिवर्तन संघीय विधानमंडल में किया गया। सदस्यों की संख्या राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था, केंद्रीय विधानमंडल निम्न सदन होता था। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा उच्च सदन था? यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? 60 से 260 और यहाँ पे 145 से 375। 375 में निर्वाचित कितने थे? 250। मनोनीत कितने थे? 125। 125 कहाँ से आते थे? देशी रियासतों से। 250 कहाँ से आते थे? ब्रिटिश प्रांतों से। ऐसे ही यदि अपन राज्य परिषद उच्च सदन में देखें तो 156 निर्वाचित थे, 104 मनोनीत थे। ये कहाँ से आते थे? देश रियासतों से, ये ब्रिटिश प्रांतों से। चौथा परिवर्तन किया गया, हाँ, राज्य परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष और केंद्रीय विधानमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आते थे, जबकि आने कैसे चाहिए थे? प्रत्यक्ष निर्वाचन से। इनका निर्वाचन होता था प्रत्यक्ष निर्वाचन से, जबकि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आने चाहिए थे। अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी? गवर्नर जनरल को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1937। सदस्य 1 मुख्य न्यायाधीश थे, 6 अन्य जज थे। क्षेत्राधिकार कहाँ था? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और सभी रियासतें। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? मॉरिस गवायर। फिर परिवर्तन होता है, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ, और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ और प्रांत में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत था? 1919 के अधिनियम के तहत। यहाँ पे भी विषयों को 2 भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय मुख्य रूप से 4 थे, आदिवासी मामले, धार्मिक मामले, विदेश नीति के और रक्षा के। और हस्तांतरित विषय जो शेष केंद्रीय सूची के थे वो इसमें आते थे। इनका प्रशासन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता था और अधिकतम मंत्री 10 नियुक्त कर सकता था। और इनका प्रशासन कार्यकारी पार्षदों की सहायता से कितने हो सकते थे? 3 अधिकतम हो सकते थे। ऐसे ही पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया दलितों और हरिजनों तक। फिर कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया, सिंध, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नए प्रांत बनाए गए। अब देखो इसमें जो संघीय विधान मंडल था, अपन ने जो पढ़ा है, जो ये पढ़ा है राज्य परिषद, केंद्रीय विधानमंडल, इसके लिए जो निर्वाचन होता है वो हुआ 1937 में। तो इसमें लिखो 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में चुनाव हुए। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में चुनाव हुए, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसमें लिखो, उसमें फिर पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी, तीन में नहीं आई तो उनमें देखो, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई। बंगाल में बंगाल कृषक पार्टी ने, बंगाल कृषक पार्टी, और एक था सिंध, वहां गठबंधन से आई। मुस्लिम लीग की एक भी जगह सरकार नहीं आई। इसके कारण 1937 के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होने का निश्चय कर लिया कि कैसे भी अपने को अलग होना है, तभी अपना वजूद है। तो 1937 में चुनाव हुए 1935 के अधिनियम के तहत, और 11 में से 8 में कांग्रेस। तो उसके बाद में जिन्ना नाराज हो गया और पाकिस्तान अलग देश होगा 1940 में, ऐसे उसने घोषणा भी कर दी गई। और फिर भारतीय नेताओं को भी लगा ठीक है ये कह रहा है। अब देखो इसके बाद में इस एक्ट के लिए कुछ शब्द बोले हैं।
प्रांतों में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन उसको अपन थोड़ा लेट लेते हैं। एक बार इस एक्ट के बारे में क्या क्या कहा है वो लिख लो। जवाहरलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के सम्मान यह अधिनियम है। भाई अनेक ब्रेक तो हैं लेकिन इसमें इंजन नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? 10 ब्रेक लगा दो, 20 लगा दो। तो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के सम्मान है। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के सम्मान है। ये प्रश्न पूछते हैं ऐसा किस अधिनियम के बारे में कहा जाता है, और किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। 1919 के अधिनियम को जैसा असंतोषप्रद, निराशाजनक और बिना सूरज का सवेरा कहा था, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऐसे ही इस एक्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के सम्मान है। दूसरा ही जवाहरलाल नेहरू ने एक और कहा, यह दास्ता का आज्ञा पत्र है। यह अधिनियम दास्ता क्या आज्ञा पत्र है? यह अधिनियम दास्ता का आज्ञा पत्र है। दास्ता का आज्ञा पत्र है। सीधे प्रश्न पूछते इसमें किसने कहा, किस अधिनियम के लिए कहा। तीसरा लिखो, राजगोपालाचारी। उसने कहा नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा है। और अंतिम लिखो, मोहम्मद अली जिन्ना। उसमें लिखो 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई। 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकृति के योग्य थी। मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकृति के योग्य थी। यानी कुछ भी इसमें ढंग का नहीं है, सब कुछ फेंकने लायक है। कहने में क्या जाता है, भले ही कौन पढ़े इतने मोटे को, इससे अच्छा ना दो एक शब्द जुगाड़ करके कह दो कि ये क्या है, बिल्कुल पूर्णतः सड़ा हुआ है। क्योंकि उस, और ऐसा नहीं ये एक्ट अपन इतना पढ़ा रहे हैं, ये कम से कम 500-600 पेज में एक्ट आए हुए हैं, एक एक्ट। और अपने यहाँ डिपार्टमेंट में जो MA करते हैं उनके चलते भी हैं। जैसे एक सेमेस्टर में एक पेपर हो, उसमें ये सारे अधिनियम ही हैं, पूरे में नहीं है। 4 सेमेस्टर लगते हैं, उन चारों में मिला के ये 4 है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, अपने को तो यही भारी लग रहा होगा कि इनको कौन पढ़ेगा। अब देखो प्रांतों में क्या चेंज हुए, तो लिखो प्रांतों में परिवर्तन। आगे लें या फिर